हेलो एडुग्रीडियंस, वेलकम टू द गुड सेट मंथन। ये मंथन ऐसे एमसीक्यू का खजाना है जो आपको सही में गुड सेट में 40 आउट ऑफ 40 फिजिक्स में दिला सकता है। तो ये सीरीज को अच्छे से वर्कआउट करने के लिए आपको करना क्या है, गुड सेट के हर क्वेश्चन करने के बाद आपको कंपलसरी प्रैक्टिस भी करनी है कंसेप्ट्स की, ठीक है, जिससे अच्छे से अच्छा आपको आउटपुट मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं गुड सेट की सीरीज। तो यहां पर अपने सेकेंड पार्ट के अंदर जो देख रहे हैं गुड सेट का पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग इनफाइनाइट साइज प्लेट इज वेरी स्मॉल, their charges densities are plus sigma and minus sigma, and there is a free space between the plate. If epsilon naught is the permittivity, then the electric field between the plate is. तो यहां पर देखूं मैं तो दो प्लेट दी हुई है, ठीक है, एक पे चार्ज बोला है प्लस सिग्मा और एक पे बोला है माइनस सिग्मा, ठीक है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो यहां पर मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर तो आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज +1 कूलम लगाओ तो ये इस तरफ जाएगा E1 और यहाँ पर ये इस तरफ जाएगा E2। तो मुझे पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, देखो दोनों साइड पे पूछा जाए तो 0 होता है बेटा, बट बीचों बीच में क्या होता है, एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो प्लेट का कितना हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दो बार तो आप ऐड करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ऐसा आंसर सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दूसरी में बात करूं यहां पर क्वेश्चन में, तो देखो ये वाला है ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं और एग्जाम में भी आया, बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछा गया है अपने बोर्ड्स की। An electrical dipole coincide on a z-axis and its midpoint is on the origin of a coordinate system. The electric field at the axial at a distance z from the origin is Ez, and the electric field at the equatorial plane at a distance y, that is Ey, तो उसके वैल्यू क्या होगा Ez अपॉन Ey का, ठीक है कि नहीं, Ez अपॉन Ey का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सर सिंपल सा पूछूं तो ये बात क्या कर रहा है सर, एक्सिस बाय इक्वेटर की बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं। और मैं जानता हूं E axial is what 2 kp by r cube, वही E equatorial की मैं बात करूं that is kp by r cube। अब इन दोनों का ही रेशियो पूछा है मुझको, तो ये तो पूरा कट हो गया, तो आंसर सीधा आता है ऑप्शन नंबर बी। कितनों को ये राइट आ रहा था, आपको करना क्या है, साथ साथ में ये भी चीज करते रहना है कि कमेंट के अंदर मैसेज करते रहना है, मतलब रोक दो, सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर जो भी आया वो निकालो, ठीक है। तो 40 एमसीक्यू की सीरीज होती है बेटा, इतना कोई टफ है नहीं। अब यहां पर आप देखो तो क्या बोला है कि चार्ज डेंसिटी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज भी है, बच्चों को मेजॉरिटी टाइम पर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, भले तेरे को 10 ही आते हैं, तो पहले 10 कर डाल, ठीक है। दोस्त समझ, अगर तू अटक गया कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पर तेरे को लग रहा था कि हमको आ जाएगा, मैं करता हूं ट्राई और तेरा टाइम खा जाएगा, तो लॉस है, वो ध्यान रख तू, ठीक है। आपको सिंपल करना क्या है, सिंपल यही करना है कि जो क्वेश्चन आता है पहले वो शॉर्ट आउट कर दो और जो नहीं आता है उसको बाद के लिए रखो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, द चार्ज डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट इज सिग्मा, द सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड वर्टिकली डाउनवर्ड near it, the charge q naught is placed on a metallic bob, the angle made by the string is theta, what is the direction। तो देखो यहां पर एक शीट दी हुई है जिसपे यहां पर उसने चार्ज लगा दिया है सिग्मा करके, ठीक है, और एक बॉब के ऊपर q जितना चार्ज दे दिया था, ठीक है, बॉब के ऊपर q जितना चार्ज दे दिया था। तो ये अगर चार्ज देखो तो ये q यहां पर आ गया, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड q ही होगा, ठीक है, और इसका खुद का मास भी है, ठीक है कि नहीं, बॉब है, खुद का मास भी है, तो इसका जो मास होगा वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ, कहां पर, mg हो गया, ठीक है कि नहीं। और यहां पर क्या बैलेंस हो गया, टेंशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर मैं देखूं तो ये भी थीटा है, तो ये सर क्या हो गया, t cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, t sin थीटा हो गया। तो तू ध्यान से देखेगा तो t sin थीटा जो है वो किसके बराबर है, QE के बराबर है, ठीक है कि नहीं, और वही t cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है, दोनों का रेशियो ले ले।
तो यहाँ पे टी टी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, सीधा सीधा tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी हो गया। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं इस प्लेट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस की जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया सर क्यू ई, ई की जगह लिख देते हैं अपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और ये आ गया m और ये g आ गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर कौन सी हमको सीधा सीधा दिख रहा था कि एंगल मेड बाय अ स्ट्रिंग इज थीटा विद वर्टिकल डायरेक्शन इज डैश, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो क्या आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय q, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया मेरा tan थीटा बच गया, ओके, नीचे क्या आ गया q का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है वो सेट हो रहा है मेरा कि सर मुझे सिंपल पता चला कि जो सिग्मा है वो किसको आ रहा है, tan थीटा को प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है कि नहीं यहाँ पर सभी को। बाकी ये पूरा कांस्टेंट आ गया तो प्रोपोर्शनलिटी लग गई आपकी। अभी इस क्वेश्चन में देखो, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2√2 मीटर। तो ये ले लेता हूं मैं स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2√2 मीटर। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है सर, सही बात है, ओके। अभी मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो यहां पे अगर 90 डिग्री लगा दूं मैं तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अगर मैं हाइपोटेन्यूज ढूंढने जाऊंगा तो दैट इज 2√2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2√2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 4 और √2 का 8, और वो ऐसा दो बार है तो कितना हो गया सर, ये 16 हो गया। √16 कितना होता है 4 होता है, ठीक है, और 4 तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आई सर 4, तो ये 2 डिवाइड हो गया, ये भी 2 डिवाइड हो गई, और सब पर जो चार्ज लगाया था 1 माइक्रोकूलम लगाया गया था। तो यहां से यहां तक मैं देखूं पोटेंशियल V जो होगा 4 टाइम्स V हो जाएगा सबका, इसका भी यहां पे लगेगा, इसका भी यहां पे लगेगा, इसका भी यहां लगेगा, और यहाँ इसका भी यहां पर लगेगा, तो 4 V डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स V। और यहाँ की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होगा KQ बाय R के फॉर्म में, तो इसको शॉर्ट आउट करो तो 4, K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, और चार्ज मेरे को दे दिया है 10 raised to -6, और सेपरेशन डिस्टेंस की बात करूं तो 2 2 जा 4 2 9 जा 18 18 × 10 raised to -3, तो 18 × 10 raised to -3 वो आता है ऑप्शन नंबर ए, या -3 है। फिफ्थ वाला क्या बोला हुआ है देखो, an electrical potential on the axis and the equator of an electric dipole for all the points। तो देखो यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस, V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाय R स्क्वायर था, ठीक है कि नहीं। और ये लेते हैं अब एंगल, ये जो भी आता है थीटा यहाँ पर लेते हैं कि आप कहां से ले रहे हो। तो यहाँ पर सिंपल बोला एक्सिस पर, तो एक्सिस पे एंगल बनता है 0, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 आती, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू 0 होगी, मतलब एक्सिस पे 0 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो एक्सिस पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं, तो ये आ गया एक्सिस पे इक्वल टू नॉन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी डन है और यहाँ पर भी डन है, ठीक है कि नहीं। फिर बोला इक्वेटर की बात करो, तो इक्वेटर पे बेटा एंगल बनता है 90 डिग्री का, कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 की वैल्यू तो होती है सर 0, तो ये वाला सेट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप सभी के मैसेज कमेंट में जरूर करना, मुझे देखना है कि कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप राइट कर पा रहे हो या रॉन्ग कर पा रहे हो, ठीक है। इट्स लेट्स हैव सम टाइप ऑफ कंपटीशन, ओके, इन चैट सेक्शन। अब मैं देखूं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 80, ये है ना अपने माइंड में रख दो, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछ लिया तो शायद नहीं आएगा मेजॉरिटी बच्चों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मैं आपको बता देता हूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, ये रिलेशन याद कर लो, ये रिलेशन याद कर लो, पूछ लिया तो मार्क्स चले जाएंगे। तो ये 80 हो गया, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी आ गया, तो ससेप्टिबिलिटी देखो तो 80 माइनस 1 हो गया, तो ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो ये कितना आ गया 79 आ गया, कितना आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 8 वाला क्वेश्चन अगर देखूं मैं
तो क्या बोला है कि सर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर अगर इंक्रीज किया जाए तो रेशियो क्या होगा उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का। अच्छा देखो, तो मैं देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी ये रहा, रेजिस्टिविटी ये। सर दिक्कत कुछ नहीं है, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो अपनी जगह पे बहुत ही विगरसली वाइब्रेट करते हैं, और जब ये विगरसली वाइब्रेट करते हैं ना तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो होता क्या, कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब सर ये कम होने वाला है और ये बढ़ने वाला है, तो अल्टीमेटली ये कम हो रहा है मतलब कम ही हो रहा है, ऊपर से ये भी बढ़ रहा है तो और भी कम होगा, तो होगा क्या, अल्टीमेट वो डिक्रीज ही हुआ। मैं शंट वायर की बात करूं तो देखो ये अभी तो है नहीं, बट शंट वायर हम यूज करते दोनों में, मतलब गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं एमीटर बनाने के लिए। तो उसका रूल ऐसा था कि आपको शंट को थिक एंड शॉर्ट रखना पड़ता है, ठीक है, और वो जनरली इसके लिए रखते थे कि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो। अब ये क्वेश्चन है ना, देखो अब गुडसेट के क्वेश्चन हमको लगता होगा कि यार बहुत टफ ही चीज है, कितना ही, देखो मैंने सब आपको क्वेश्चन करा है, दैट ऑल दैट इज बेस्ड ऑन गुडसेट लेवल। कोई भी बच्चा 35 के ऊपर तो आराम से ला सकता है, कितना, पर क्यों नहीं आते मेजोरिटी के, क्योंकि एक तो आप एग्जाम के बाद चिल हो जाते हो, तो चिल नहीं होना है, पहली बात तो ये ध्यान रख लो। और दूसरा, गुडसेट आप सभी को दूसरा मौका देती है, उन सभी को भी दूसरा मौका देती है उठने का। अगर ये मौका आपने छोड़ दिया ना तो दिक्कत आएगी। बाकी मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हुए हैं कि बोर्ड में अगर थोड़ा बहुत खराब परफॉर्मेंस हो गया हो, उन्होंने भी डीआईसीटी को अचीव किया हुआ है, तो आपके हाथ में है। मेजर बहुत सारी कॉलेजेस डीआईसीटी हो गया, निर्मा हो गया, एलडी हो गया, वो गुडसेट के स्कोर को भी कंसीडर करती है, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो, या आप इस मौके को खेलना चाहते हो कि आज भी बस चैटिंग और अपनी पुरानी यादों में खोना चाहते हो, तो आप पे छोड़ता हूं, क्या करना है आपको। चलो तो यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन देखना, दो रेजिस्टर है कनेक्ट कर दिए सीरीज के अंदर तो 5 आया, तो सर मान लेते हैं यहाँ पर R1 हो गया और यहाँ पर R2 हो गया, तो ये 5 हो गया। जब इन्हीं को कनेक्ट कर दूं मैं पैरेलली, तो पैरेलल में क्या होता है सर, R1 R2 मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, वो पैरेलल का इक्विवेलेंट आ गया, वो 1.2 दे दिया, ठीक है, वो 1.2 दे दिया। उन दोनों का एडिशन अगर देखूं मैं तो सर यहाँ पर तो कितना आ गया, 5 आ गया, और ये 1.2, इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो R1 इंटू R2 जो आएगा मेरा 6 ओम आएगा। तो सिंपल सा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों को ऐड करूं तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आना चाहिए। तो ऐड करूं तो 5 पर 6 नहीं आएगा, ऐड करूं तो 5 पर मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आता, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अब कोई क्वेश्चन टफ था नहीं था ना, अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको सब आंसर आएंगे। अब इक्वल करंट आर पासिंग थ्रू अ टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, तो सर दो वायर है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है क्या नहीं। तो हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये वर्क करता है अपने लाइट चार्ज जैसे, जिसे लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, तो उसका उल्टा यहाँ पे लिखने का, लाइट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, अट्रैक्ट। वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिपेल बोलते, क्या बोलता, समझ में आया। तो मैंने इसको आपको ऐसे याद करना है कि आप क्या समझो कि दो चार्ज अगर लाइट चार्ज से तो रिपेल करते तो यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्ज से तो वहां अट्रैक्ट करते तो यहाँ पर रिपेल करेंगे। A particle of mass m and charge q incident on xz plane with a velocity v in direction making an angle theta with uniform magnetic field applied along an x-axis. The nature of the motion performed by a vertical particle is, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर ये देखा जाए तो ये x और ये z प्लेन और ये y ले लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ये रहा थीटा एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यही मेरा थीटा एंगल बना रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, तो शेप देखो बेटा, तो मैंने पढ़ा हुआ था ये हेलिकल शेप होगा, क्योंकि इसी वक्त मोशन में भी है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करेगा। तो ये जो शेप बनाएगा वो कैसा बनाएगा, हेलिकल शेप बनाएगा। क्या बनाएगा, ऐसा हेलिकल शेप बनाएगा। यहां पे देखिए करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर इनवर्स प्रोपोर्शनल किसको है, तो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एन बी ए
बाय के। तो सर करंट सेंसिटिविटी इसको पूरा बोलते हैं, वो इनवर्स रिलेट किसको हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टॉर्जनल कांस्टेंट, ये है टॉर्जनल कांस्टेंट। तो टॉर्जनल कांस्टेंट ने ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला है, अगर एक सब्सटेंस को प्लेस कर दिया जाए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सर नॉन मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद वहां पर बोला है कि आपको चार्ज रखना है, मतलब डाइपोल रखना है। ओके, डाइपोल नहीं मटेरियल रखना है, सॉरी। इट एक्सपीरियंसिंग अ वीक फोर्स टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये मटेरियल है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो एक ही मटेरियल है, फीबली अट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब यहां पर देखो, द नेटवर्क शो इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, द बैटरी हैज अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द सर्टेन इंस्टेंट I is equal to 2 ampere and it is decreasing at the rate of 10 raised to 2 second। मतलब यहां पर देखो मैं तो सीधा सीधा di by dt दे दिया है, di by dt दे दिया है मेरे को, ठीक है। What is the potential difference between the point B and A? तो यहां पर मैं KVL लगा देता हूं। अगर KVL में लगाऊंगा तो यहां पे ध्यान से देखना, वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, अब यहां पर सेम डायरेक्शन है, दैट इज व्हाट I into 2, ओके, दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, दैट इज पॉजिटिव 12 माइनस, यहां पे मैं करंट देखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, I ओके EMF जो भी यहां पर होगा दैट इज माइनस L di by dt होता है, ठीक है क्या नहीं, माइनस L di by dt हो गया। तो मैं इसको अलग से निकाल लेता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर दैट इज इक्वल टू माइनस L का वैल्यू इज 5 मिली, मतलब 10 रेज टू माइनस 3, ओके, एंड करंट का चेंज इज 10 रेज टू 2, तो यहां पर कितना आया, माइनस 0.5 वोल्ट का ड्रॉप दिखा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस भी आएगा तो माइनस 0.5, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू VB। आपको चाहिए क्या यहाँ पर, VB माइनस VA, तो उसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ क्या बच गया, और करंट, ओके, तो यहाँ पे करंट भी कितना बोला है, 2 एम्पियर, तो माइनस I की जगह कितना लगा दूंगा, तो ये तो देखो, ये तो इधर आ गया VB माइनस VA करके। अभी करंट की जगह यहाँ पर 2 और ये भी 2, और ये हो गया 12 और ये हो गया 0.5, तो ये कितना हो गया, -4 + 12 - 0.5 इक्वल टू VB माइनस VA। तो यहां पर मैं देखूं 12 - 4 कितना हो गया, 8, यहाँ पे सॉरी माइनस 2 बार लगेगा, ठीक है कि नहीं, तो माइनस 2 बार लगने की वजह से यहाँ पर ये माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ओके, तो दैट इज 8 + 0.5, तो कितना हो गया 8.5, दैट इज VB माइनस VA, आपका आंसर आया। अच्छा क्वेश्चन था यार, मजा आया। अब यहां पर देखो डायमेंशन फॉर्मूला, तो देखो एक क्वेश्चन तो पक्का ही है डायमेंशन फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन एकदम पक्का ही है काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एटॉमिक थियरी मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन उसका भी पक्का ही आता है। एक और क्वेश्चन ले लो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, कौन सा अल्फा पार्टिकल निकलेगा। हालांकि इस बार तो वो भी सिलेबस में नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ न्यूट्रॉन निकालने वाला क्वेश्चन बच गया, मस्त। फिर कूलम्स लॉ के अंदर देखा तो हर बार एक ही है, कूलम फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। तो ये इतने इतने कुछ चैप्टर है जो आपको अच्छे कर ही लेने, तो आपको अच्छा करवा ही देंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहां पर देखो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, तो E = -m di/dt होता है। अब मैं देखूं यहां पर, तो ये इसको बात करूं मैं, तो ये वैल्यू जो आएगी वो कैसे आ जाएगी, दैट इज वोल्टेज, E मतलब वोल्टेज, वोल्ट मतलब W/Q वाला फॉर्म आ गया, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर m और यहां पर di/dt है, तो यहां पर सर ये I आ गया और यहां पर dt आ गया, तो सर टाइम का t हो गया, यहाँ पर कितना हो गया m1 L2 t-2, यहाँ पे एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पे वापस क्या आ गया, एम्पियर आ गया, और एम्पियर, ओके, एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है कि नहीं। अभी यहाँ पर अब ध्यान से देखो,
तो ये टाइम और ये टाइम तो सर कट हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर m1 बच गया, l2 बच गया, t-2 बच गया और a-2 बच गया। ठीक है, तो देखो m1 l2 t-2 a-2 ऐसा ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। तो अभी तक मैंने देखो कौन से आए हैं डायमेंशन फॉर्मूला में, तो हमेशा पहले आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली जो क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये तो प्रॉपर्टीज से रहता है। मतलब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि फोटोन की थियरी किसने एक्सप्लेन की भैया। ठीक है, मैक्सवेल का इक्वेशन क्या है, फिर दूसरा देखूं मैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फोटॉन्स का एनर्जी कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, मतलब बेसिक आपको ज्यादा नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर यू वांट अ सेपरेट वीडियोस और फॉर द गुड सेट टॉपिक के लिए फटाफट, तो आई विल गेट इट फॉर यू, बट उसके लिए यू नीड टू टेल मी ना, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, आई विल सी। हाँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको कमेंट्स के अंदर। कभी कभी मैं भूल जाऊंगा तो थोड़ा सा माफ करना, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैनेज करना है, बट आई लव यू ऑल। 18th वाला देखें हम, आउटपुट पावर इन द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज इन अ प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है कि आउटपुट पावर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो यूज हो रहा है प्रैक्टिस के अंदर वो कैसा होगा, ग्रेटर इनपुट। तो देखो हमेशा आउटपुट इनपुट से कम होगा प्रैक्टिकल वे में देखो, बट जब हमने ट्रांसफॉर्मर की थियरीज डिजाइन की थी, डिराइव की थी, तो हमने माना था आइडियल, मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, बट एक्चुअल में आउटपुट कम होता है, तो लेस देन मतलब इनपुट। यहां पर देखिए 19th वाले के अंदर AC वोल्टेज में ये जो वैल्यू दी V इज इक्वल टू V नॉट फाई कॉस, मतलब ऐसा फॉर्मूला आ गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है क्या नहीं, तो यहां से मैं देखूं तो पीक वोल्टेज मेरा फाई आ गया और ओमेगा मेरा 100 आ गया, 1000 आ गया। LR सर्किट बोल दिया हुआ है, LR सर्किट के अंदर इंडक्टर की वैल्यू 3 मिली हेनरी दी हुई है और रेजिस्टेंस मेरे को 4 ओम दे दिया। तो अगर मैं इसका इंपीडेंस देखूं तो फॉर्मूला सिंपल सा है बेटा, फॉर्मूला इज R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो R रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ओमेगा L निकालने जाऊं दैट इज ये तो सर हो गया 1000 और ये 3 × 10⁻³ हो गया, पूरा कट हो जाएगा तो 3 आंसर आ गया। तो सर ये सिंपल हो गया 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये 5 आ गया। ठीक है, मतलब जो इंपीडेंस आया वो कितना आया 5 आया। तो मैं जानता हूं V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z हो जाएगा, तो पीक वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा V नॉट बाय Z। V नॉट का वैल्यू जो आपने पीक निकाला वो कितना था सर 5 था और रेजिस्टेंस भी 5 है, 5 कटेगा तो 1 एम्पियर आपका आंसर आएगा। और 1 एम्पियर में देखो तो 19 वाला फर्स्ट ऑप्शन ही सीधा दिख रहा है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ज्यादा लोड भी नहीं है, बट ध्यान नहीं दिया तो गलती पक्की होगी, और किसको बेसिक फार्मूला नहीं आते वही पक्की गलती करेगा। ठीक है, ये कोई JEE लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते, इजी आते हैं और बहुत बार रिवॉर्डिंग भी होता है। तो ऑफ कोर्स गुजरात के अंदर जो कॉलेजेस गुजसेट बेस दे रही है वो चाहेगी तो सही है उसका से क्वालिटी कैंडिडेट मिले, और सच में अगर आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं ना तो वो आपको सही में बताता है कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ऐसे ही आप इंजीनियरिंग में ले लोगे और नहीं मेहनत करोगे ना तो कॉलेजेस में कोई काम की नहीं है, जो भी पढ़ाई हो रही है लाइफ में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर नहीं मजा आ रही है तो फिर प्रैक्टिकल में घुस जाओ, ठीक है कि नहीं, बट अगर कर रहे हो तो सच बता रहा हूं जो कॉलेजेस का लेवल है, अभी DICT के अंदर फंक्शन अभी फेस्ट हुआ था, उनका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम इस NIFT में होता है, मतलब NIFT और DICT पास में ही है। मैं गया हुआ हूँ, मेरा जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरा डांस कंपटीशन NIFT में था और DICT में मेरा दोस्त रहता था, तो मैं घूमने जाया करता था। तो यू विल एंजॉय गाइस, रियल कॉलेज क्या है आपको पता चलेगा। अदरवाइज बाकी कॉलेजेस भी है, बट आपको जो मूवी देखते हो, जो फील देखते हो, वो वैसी फील नहीं आने वाली। हालांकि उनमें भी फील तो मूवी वाली तो नहीं आएगी, बट इन कैंपस वाइज इज गुड। वहां पर शान आए, बड़े बड़े और भी सुपरस्टार आते हैं, हर बार वहां पर बुलाते हैं। ऑफ कोर्स है धीरूभाई अंबानी की कॉलेज है वो, ठीक है, तो दे आर मेंटेनिंग दैट रेपुटेशन। यहाँ पे देखो LCR सीरीज सर्किट के अंदर
इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों की वैल्यू दे दिए, क्वालिटी फैक्टर। हालांकि क्वेश्चन कट चुका है बट तो भी मुझे क्यों लगता है कि कभी कभी ये ना आउट क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, जैसे इस बार पिच वाला पूछा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं देखूं तो 1/10 इंडक्टर, पिच वाला मतलब वो क्वेश्चन अभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम में आया था ना, पिच का मतलब फुल टॉस था यार, पता ही नहीं था कैसे आया, बहुत सारे कम बच्चों ने निकाला वो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इंडक्टर कितना आ गया सर 2, कैपेसिटर 32 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 आ गया, तो ये 1/10 हो गया, ये 16 हो गया, ओके, और यहाँ पर 4 हो गया और 10⁻6 यहाँ पर हो गया ऊपर, तो ये 1/10 यहाँ पे 10⁻3 और ये 4, तो यहाँ पर ये 2 आ गया, कटने के बाद 100/2 इज 25, ऑप्शन नंबर बी। A plane of electromagnetic wave having a frequency of 25 megahertz in x direction and the particle at a point, okay, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है that is 6.3 जूल वोल्ट पर मीटर, the value of B, ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ट्रैवल कर रही है किसमें, x में कर रही है, किसमें ट्रैवल कर रही है, x में, मैग्नेटिक x में मतलब फाइनल, ठीक है क्या नहीं। अगर फाइनली वो ट्रैवल कर रही है x के अंदर तो ऑफ कोर्स है, और ये है y के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस में होगा, z में होगा, j k कैप में होगा, ठीक है। तो वो बात तो सही है, तो k कैप वाले सर 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी होगी तो देख लेते हैं, तो रिलेशन जानता हूं, देखो ये प्रॉपर्टी से आया था E/B = C, अब ये भी प्रॉपर्टी में है और ये भी प्रॉपर्टी में, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन, दे आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, E/C, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है 6.3 और ये होगा 3 × 10⁸8, 2.1 पर -8 की पावर के साथ आपका आंसर आया, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, सर सीधा होता है तो फोकल लेंथ कहां से, सर रेडियस ही नहीं होता तो इनफाइनाइट आ गया। ट्रांसपेरेंट ग्लास बैग फिल्ड विद एन एयर, तो एक ग्लास बैग है उसको हवा से भर दिया है, ओके, फॉर्म्स अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस बना रही है। नाउ इफ द बैग इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ वाटर, अगर इसी को मैं पानी से भर दूंगा, ठीक है, तो ये कैसा बिहेव एज व्हाट, तो देखो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, अगर जब वो डेंसर से रेरर जाती है तो क्या चीजें होगी, ठीक है, और ये लेंस बोलिए कॉनकेव बोलिए, क्या बोलिए, कॉनकेव बोलिए, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट मेरी डेंसर से रेरर जाती है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाने वाली है, ठीक है कि नहीं, तो सर ये अवे ऐसे जाएगी, ओके, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो अवे सर ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे देखो ये पास आ रही, तो नेचर कैसा आ रहा है इनका, कन्वर्जेंट नेचर आ रहा है। जब भी रे पास आती है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, और जब भी वो दूर जाती है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। और दूसरा भी नेचर बता सकते थे आप, जनरली कॉनकेव का जो नेचर होता है वो डाइवर्जेंट होता है, बट ये फिनोमिना की वजह से वो उल्टा हो गया। अब इसी की जगह आपको अगर कॉन्वेक्स दे दिया होता तो आप क्या लिखते, डाइवर्जेंट लिखते। अब a ray of light passing from a medium A having a refractive index 1.6 to the medium B having a refractive index 1.5, the value of the critical angle made by him, तो यहाँ पर सिंपल स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, n1 sin I is equal to n2 sin R। अब n1 जिस मीडियम से वो आ रहा है वो है 1.6, ओके, sin I। अब क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब रिफ्रैक्शन एंगल, I क्रिटिकल कब होता है, जब रिफ्रैक्शन मेरा 90 डिग्री होता है, तो sin 90 तो 1 हो गया, n2 कौन सा दूसरा मीडियम है, 1.5, तो sin C is equal to 1.5 divided by 1.6, तो C is equal to sin इनवर्स ऑफ 15/16 हो गया, सिंपल सा है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इससे, 15/16 वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात करूं, द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
A is 1.5 ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे दिया अपने को 1.5 और उसी की फोकल लेंथ हमको दे दी है 15 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम प्लेस करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 4/3 ओके, तब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला है अपने पास कि सर 1/f1 इज इक्वल टू, जब एयर में हो तो होता क्या है सर, n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब वही सर, अब फोकल लेंथ बदल गई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n2 माइनस n1, तो वापस पहले इसको शॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो 1/f1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं मैं ओके, n2/n1 ठीक है, तो यहाँ पे n1 जो है वो एयर से आ रही है ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा बेसिकली ये मेरा हुआ n1 और ये हो गया n2 ठीक है क्या नहीं, क्योंकि आ कहां से रही है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये जब था जब मैंने एयर की बात की थी ठीक है, तो उसमें क्या होता था जनरली ये लेंस है और यहाँ से ये कर्व यहाँ से आ रहा है ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूं तो एयर वाले केस के अंदर फर्स्ट वाले केस में n2 मेरा 1.5 और n1 मेरा 1 हो जाएगा, इस वाले केस में वापस n2 1.5 रहेगा बट n1 4/3 हो जाएगा ठीक है। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, f1 के लिए f2 के लिए ठीक है। तो यहाँ पे सर 1.5 माइनस 1 और ये 1 ओके, और यहाँ पे तो आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 और यहाँ पर 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1.5 बट यहाँ पे आ जाएगा 4/3, कितना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसका अगर मैं रेशियो लेने जाऊं तो ये सीधा और ये सीधा तो क्या हो गया कट, तो यहाँ पर देखो तो क्या आ गया f2/f1 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ गया 0.5 ओके, यहाँ पर इस 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 माइनस 4 माइनस 1 इतना बच गया इज इक्वल टू ये 0.5, ये 4.5 माइनस 4/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 0.5 और यहाँ पर भी कितना हो गया 0.5 कट हो गया, तो f2/f1, f1 का वैल्यू कितना था 15 और यहाँ पर 4, तो f2 कितना आ गया बेटा 4 इंटू 15 दैट इज 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। 27 वाला देखो, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंटेंसिटी थी, देखो वाईडीएस के क्वेश्चन मेजॉरिटी आते हैं, कभी टफ कभी इजी ठीक है, तो उसमें 2-3 चीजें जैसे आपको याद रख लो तो काम हो जाता है कि विड्थ की मैं बोलूं कि विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, फिर मैं बोल दूं कि डिस्टेंस कितनी दूरी पर होगा, फिर जनरली फेज डिफरेंस क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बात करूं तो इंटेंसिटी पॉइंट P पे स्क्रीन पर उसको हाफ कर दी जाए ठीक है, इंटेंसिटी को क्या कर दी जाए हाफ। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लो, इंटेंसिटी जो होगा वो I0 इंटू cos स्क्वायर k r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 सिंपल बाय 2, ये इसका फॉर्मूला रहता है सिंपल सा ठीक है क्या नहीं। अभी यहाँ पर क्या बोला, इंटेंसिटी है उसकी मैक्सिमम की आधी है ठीक है क्या नहीं, बरोबर। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं मैं ओके, देखते I0 cos स्क्वायर ओके, ये जो है वो क्या है वेव नंबर दैट इज 2π/λ, k इज व्हाट 2π/λ। ये आ गया पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सिंपल होता है d sin थीटा ओके, और ये सिंपल हो गया कितना बाय 2। अब मैं ध्यान से देखूं सर ये 2 और ये 2 तो क्या हो गया मेरा कट हो गया ठीक है, जो वैल्यू शॉर्ट होती है वो देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर और यहाँ पर मैं कट करूं तो कितना आ गया 1/2 आ गया, और ये हो गया cos स्क्वायर ओके पाई ये लैम्बडा d sin थीटा बाय 2 ठीक है। अभी ये सामने अगर स्क्वायर जाएगा तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, दैट इज 1/√2 और ये हो गया मेरा cos और ये हो गया पाई लैम्बडा d sin थीटा बाय 2
अब 1/2 कब आता है? जब π/4 आता है। तो सर यहाँ पर आ जाएगा मेरा π/4, ठीक है। तो ये cos हट गया मेरा, तो पाई लैम्बडा d sin थीटा बाय 2, ये पाई और ये पाई कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। तो अगर सब्जेक्ट बनाया जाए मेरा, तो फॉर्म क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर? तो सर यहाँ पर देखो मैं, तो यहाँ पर 1/2 बच गया इक्वल टू यहाँ पर d sin थीटा बाय लैम्बडा बच गया। ये लैम्बडा ऊपर जाएगा तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा सर? तो sin थीटा जो है इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2d। कितना बचा? लैम्बडा बाय 2d। तो लैम्बडा बाय 2d कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ठीक है, लैम्बडा बाय 2d कौन से ऑप्शन में सेट हो रहा है? ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। R1 माइनस R2, यहाँ पर है ना, ये 2 नहीं आएगा, मैंने मिस्टेक किया है, 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या बच जाएगा तुम्हारा? 4 बचेगा। ओके, अब जो 4 बचेगा तो यहाँ पर तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैम्बडा अपॉन 4। अच्छा, वो क्वेश्चन टफ था, अच्छा था, आप ना उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखना, आपको काम लगेगा। अगर पूछ लिया तो हमारा ही फायदा है। 28 वाला, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, दैट इज स्मॉल d, is placed when the light, blue green light of wavelength lambda used distance between the two fringes, यहाँ पर आएगा distance between 2 मीटर आएगा यहाँ पर। ओके, मिस्टेक है वहाँ पर, आपको ढूंढना है उसका वेवलेंथ। पर बोला क्या हुआ है अपने को, सिंपल ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज, उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज निकालने का सिंपल है ये। ओके, अभी वो आपको कितना दिया? डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंज विल बी व्हाट, वो आपको ढूंढना है। तो देखो लैम्बडा इज व्हाट 500 नैनो, मतलब 10⁻⁹ ओके, और ये 2 मीटर आ गया, और ये 3 mm 10⁻⁻3, 15 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3 बात करो तो 0.33 समथिंग कुछ आता है, तो 0.33 सेट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। 29 वर्क फंक्शन मेरे को दी गया है कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोला हुआ है ऑब्टेन करके दिखाओ मुझे क्या? मैक्सिमम वेवलेंथ बाय विच द फोटो इलेक्ट्रिक, मुझे वेवलेंथ निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू बेसिकली h न्यू होता है, और अगर आप न्यू को हटा सको तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा हो गया, बरोबर कि नहीं? ओके, तो मुझे यहाँ पे न्यू को हटाना है, तो न्यू विल बी व्हाट? c बाय लैम्बडा हो जाएगा, और ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो hc बाय लैम्बडा हो गया, और ये हो गया 6.4 into 10⁻⁻19। तो लैम्बडा विल बी व्हाट? hc बाय लैम्बडा इनटू hc आ गया सीधा 6.4 into 10⁻⁻19, 6.63 into 10⁻⁻36, 3 into 10⁻⁸, और ये 6.4 into 10⁻⁻19, ऑलमोस्ट 3 के आसपास नंबर आना चाहिए। 3 के आसपास ये, क्यों? ये ऑलमोस्ट ही कट हो जाएगा, 3 बचता है, इसके आसपास ये नंबर आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। 30 की बात करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता था सर? पार्टिकल नेचर बताता था। वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली, तो मुझे पता है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम होता है mv, वही पूछा ना। देखो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली ये है, मास है, में एब्सोल्यूट टेंपरेचर T है, तो मुझे बता के दिखाओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक है, तो वैल्यू क्या होगी? तो मैं जानता हूं लैम्बडा इज इक्वल टू h, मोमेंटम की जगह मैं लिख सकता हूं 2mke लिख सकता हूं, और काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमैन के टर्म में देखो तो 3/2 kVt होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर वैल्यू लगाई जाए 2mke की जगह 3/2 kVt, तो सर 2 तो कट हो गया, तो आंसर 3 kVt है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। 32 की बात करूं तो कौन सी बालमेर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी? तो अल्फा लाइन की। किसकी? अल्फा लाइन की। थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन याद रखना। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज -13.6। अरे चिराग आवाज कम करा ना।
ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, बट इससे इसकी अपोजिट साइन होती है। तो इसका वैल्यू 13.6 है, तो ये प्लस 13.6 आएगा। 36 की बात करूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो न्यूट्रॉन्स का सिंपल सा फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। तो A माइनस Z कर दो तो सर न्यूट्रॉन मिल जाएगा। 238 में से 92 माइनस कर दे तो ये 6 हो गया। 13 में से 9 गया, कितना बचा, सीधा सीधा है तो 46 बचा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर 146 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। 37 में देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेरिलियम और हीलियम पार्टिकल मर्ज करके कार्बन बता रहे हैं, तो कौन सा निकल सकता है बाय प्रोडक्ट X। तो आपको करने का क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐड कर दो 9 + 4 = 12 प्लस ये क्या मिलेगा वो ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ X लिख देता हूँ। तो सर ये कितना हो गया 13 और ये हो गया 12, माइनस कर दो तो 1 बचा, क्या बचा 1। सिमिलरली यहाँ पर देखो 4 और 2 6, तो नीचे कितना बचा 0 बचा। तो सर ऐसा क्या होता है X 0 और 1, तो सर न्यूट्रॉन ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फुल वेव में क्या होता है, डबल हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपके गुडसेट मंथन का पार्ट 2 खत्म होता है और 2 पेपर और आने वाले हैं। और आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं सर अभी भी लगता है कहीं हम कमजोर हैं और आपकी जरूरत है, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, आप सभी के साथ रहूंगा। तो मुझे आप चाहिए क्या, आप और मेरे कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन ही है, और आपका प्यार दिखाने के लिए आपके दिल वाले कमेंट्स में लाइक्स है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस।